नमस्कार विद्यार्थियों। हम चर्चा कर रहे थे समास टॉपिक के ऊपर और समास पर 2 क्लास हो चुकी है। आज तीसरी क्लास है। तो लास्ट समय हमने कौन से समास के ऊपर चर्चा की थी? अव्ययी भाव समास के ऊपर चर्चा की थी। जब हम समास का वर्गीकरण करते हैं, समास के जब भेद पढ़ते हैं, तो समास सामान्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। लेकिन अर्थ या पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। उसमें से एक तो होता है अव्ययी भाव समास। कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है। और अव्ययी भाव समास के 2 उपभेद होते हैं। एक तो अव्यय पूर्व पद और एक नाम पूर्व पद। अगर पहला पद कोई संज्ञा शब्द आ गया तो उसको नाम पूर्व पद कह देते हैं, और पहला पद अगर अव्यय आ गया तो उसको क्या बोल देते हैं? अव्यय पूर्व पद बोल देते हैं। समास में कम से कम 2 पद होना जरूरी है। समास में कम से कम 2 पद होना जरूरी है। 2 पद मिलेंगे तभी समास बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ध्यान रखना। अब देखिए, जो समास है, दूसरा जो इसका प्रकार होता है वो होता है तत्पुरुष समास। कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। और तीसरा हम पढ़ते हैं वो द्वंद्व समास पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? और चौथा जो पढ़ते हैं वो बहुव्रीहि समास पढ़ते हैं। यही पढ़ते हैं। कौन कौन सा? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये 4 समासों के ऊपर हम चर्चा करते हैं मुख्य रूप से। इसमें से हमने अव्ययी भाव समास पढ़ लिया है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होगा, और इसमें पहला पद भी प्रधान होता है और दूसरा पद भी प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य ही पद प्रधान होता है। ध्यान रखना, ठीक है। अन्य का मतलब आप ये ना समझ ले कि एक जो सामासिक पद होता है उसमें 2 के अलावा 3 भी आते हैं, 4 भी पद आते हैं। तो आप ये ना समझ ले पहला और दूसरा नहीं होकर तीसरा चौथा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब जो भी पद प्रयुक्त हो रहे हैं ना, वो कोई सा भी प्रधान नहीं होता है, अन्य ही होता है। यहाँ पद प्रधानता की मतलब है कि मुख्य बल उसके ऊपर पड़ता है। अब हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे आज। कौन सा पढ़ेंगे? तत्पुरुष पढ़ेंगे। तो तत्पुरुष समास में बताओ, पहली बात तो कौन सा पद प्रधान होगा? दूसरा पद प्रधान होगा। सेकंड पद प्रधान होगा कि नहीं होगा? इसको इसकी जगह पे आपको दूसरा मिल सकता है। आप पर पद भी बोल सकते हो, आप अंतिम पद भी बोल सकते हो, आप द्वितीय भी बोल सकते हो। बोल सकते हो ना? तो देखो, तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या बनेगी? ऐसे समास जिसमें पर पद प्रधान होता हो, दूसरा पद प्रधान होता हो, या अंतिम पद प्रधान होता हो, या द्वितीय पद प्रधान होता हो, कोई सी भी शब्दावली मिल सकती है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। पहली बात तो हेडिंग डालो आप, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के बारे में आप लिखें, इस समास में पर पद प्रदान होता है। कौन सा पद? पर पद प्रदान होता है। पर पद को रेखांकित करो। अब देखो, पर पद के स्थान पे ये नाम मिल सकते हैं, दूसरा, अंतिम या द्वितीय, या फिर उत्तर पद। कौन सा मिल सकता है? ब्रैकेट में सारे नाम लिख लो आप। दूसरा पद, अंतिम पद, द्वितीय पद, या उत्तर पद भी कह सकते हो आप इसको। लिख लिया यहां तक? अब हम सामान्यतः ये पढ़ते हैं कि समास की परिभाषा क्या होती है। और पद ना मिले तो शब्द मिल सकता है। तो पहली बात तो समास किस स्तर का टॉपिक है? शब्द स्तर का टॉपिक है। और शब्द के साथ कोई कारक चिन्ह जोड़ दिया जाए या इसका वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो शब्द ही क्या बन जाता है? पद बन जाता है। इतना तो आप जानते हो। और जो छोटा रूप है इसको हम समास कहते हैं, और जो फैला हुआ रूप है इसको क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। इस समास की जगह पे दूसरी शब्दावली भी आपको मिल सकती है। समास युक्त पद भी कह सकते हो आप, इसको कह सकते हो। इसको सामासिक पद भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सामासिक पद। इसे समस्त पद भी कह सकते हो आप, समस्त पद। तो छोटा रूप है, इसको समास कहते हैं।
और आराम आराम रुक जाओ। छोटे रूप को क्या कहते हैं? समास कहते हैं, समास युक्त पद कहते हैं, सामासिक पद कह सकते हैं, या समस्त पद भी कह सकते हो आप। इतना तो जानते ही हो। अब मुझे आपने परिभाषा बताई कि दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। कई किताबों में या कई आपके जो भी नोट्स जिससे टीचर से भी आपने पढ़ा होगा, उन्होंने ऐसा भी लिखाया होगा कि जब सामासिक पद बनाते हैं, मतलब छोटा रूप बनाते हैं, तब कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाता है, या विग्रह करते समय कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, कर्ता और संबोधन को छोड़कर। इसको छोड़कर, कर्ता और संबोधन को छोड़कर। लेकिन वो परिभाषा संपूर्ण समास टॉपिक में लागू नहीं होती है, कुछ पार्ट है उसमें लागू हो जाती है। तो आप लिखिएगा, तत्पुरुष समास में विग्रह करते समय कर्ता कारक और संबोधन कारक की विभक्तियों या की विभक्ति चिन्हों को विग्रह करते समय कर्ता कारक और संबोधन कारक की विभक्ति चिन्हों को छोड़कर अन्य विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है। किया जाता है। नोट, लेकिन संपूर्ण तत्पुरुष समास में नहीं किया जा सकता। खुद तत्पुरुष पूरे में भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि तत्पुरुष के बहुत सारे उभेद होते हैं। लेकिन संपूर्ण तत्पुरुष समास में ऐसा नहीं होता है। केवल कारक के आधार पर, केवल कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के उपभेदों में ऐसा होता है। अब लिखो, तत्पुरुष समास के भेद या प्रकार। इसके तत्पुरुष समास के प्रकार या भेद। तत्पुरुष समास के भेद या प्रकार, ध्यान देना। इसको तत्पुरुष समास को हम दो आधार पर पढ़ते हैं। कितने आधार पढ़ते हैं? दो आधार पढ़ते हैं। दो आधार कौन कौन से हैं? एक तो कारक के आधार पर पढ़ते हैं, कारक के आधार पर तत्पुरुष समास, एक तो ये पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा पढ़ते हैं कारक से भिन्न आधार पर, भिन्न आधार पर तत्पुरुष समास। ये दो आधार है इसको पढ़ने के। अब देखना विद्यार्थियों, इसमें कौन कौन से आएंगे। कारक कितने होते हैं हिंदी में? 8 होते हैं। कर्ता और संबोधन को छोड़ दिया हमने। अभी लिखा ना, कर्ता और संबोधन की विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। तो फिर कौन सा आएगा? पूरा नाम क्या होगा इसका? कर्म तत्पुरुष समास आ जाएगा, और करण तत्पुरुष समास आ जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास आ जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास आ जाएगा,
संबंध तत्पुरुष समास आ जाएगा और अधिकरण तत्पुरुष समास आ जाएगा। क्या आ जाएंगे इसके अंतर्गत? और इसके अंतर्गत भी लगभग 6 ही आते हैं। देखो 6 कौन कौन से आते हैं? कर्मधारी, वैसे तो पूरा नाम इसका क्या, कर्मधारी तत्पुरुष समास है, ध्यान रखना, पर हम स्वतंत्र रूप से भी पढ़ते हैं कर्मधारी को। पूरा नाम क्या है इसका? कर्मधारी तत्पुरुष समास होता है। और सामान्यतः हम ज्यादातर इसका, क्योंकि स्वतंत्र रूप से नाम बोलते हैं तो कर्मधारी बोल देते हैं, पूरा नाम नहीं बोलते इसको। फिर इसकी का एक भेद होता है, कर्मधारी का भेद है वो द्विगु। देखो द्विगु किसका भेद है? कर्मधारी का। कर्मधारी खुद किसका है? तत्पुरुष का। लेकिन द्विगु को भी हम स्वतंत्र रूप से पढ़ते हैं। हमें आता है कि नहीं आता इसका नाम? तो कई बार द्विगु द्विगु ही बोलते हैं हम। द्विगु तत्पुरुष समास। फिर एक पढ़ते हैं उपपद, उपपद तत्पुरुष समास। फिर नए तत्पुरुष समास। फिर लुप्त पद, लुप्त पद तत्पुरुष समास, या फिर मध्यम पद लोपी भी बोलते हैं इसको, मध्यम पद लोपी समास भी कहते हैं। और एक होता है अलुक। कौन सा होता है? अलुक तत्पुरुष समास। ये सारे नाम लिख लो आप, कर्मधारी, द्विगु, उपपद, नए, लुपपद और अलुक। लिख लिया? बना लो इस चार्ट को बढ़िया, कौन कौन से होते हैं जो। हो गया? और जिन्होंने बना लिया वो हेडिंग डाल लें। देखो, कारक से भिन्न आधार पर तत्पुरुष समास के भेद। हेडिंग डालो, कारक से भिन्न आधार पर तत्पुरुष समास के भेद। अब सुनना, अगर हम ये सारे भेद पढ़ लेते हैं तत्पुरुष के, चाहे कारक के आधार वाले पढ़े चाहे कारक से भिन्न आधार वाले पढ़ लें, और कंप्लीट अगर हम पढ़ लेते हैं तो ये सारे उदाहरण किस में चल जाएंगे? तत्पुरुष समास में होगा कि नहीं होगा? तत्पुरुष समास कंप्लीट होगा कि नहीं होगा अपना? हो जाएगा ना। और देखो आगे हम एक द्वंद्व समास भी पढ़ते हैं, इसके 3 उपभेद होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? इतरेतर, वैकल्पिक, समाहार। एक सवाल पूछ लूं, सीताराम बताएगा। इतरेतर शब्द में, एक मिनट लाता हूं, वापस लाता हूं, सामने लाता हूं तेरे सामने। इतरेतर अलग टॉपिक से हटके है। इतरेतर शब्द में संधि हो रही है, समास हो रहा है, उपसर्ग और प्रत्यय। हाँ, प्रत्यय हो रहा है? नहीं हो रहा। उपसर्ग हो रहा है? नहीं हो रहा। समास सन से बना हुआ है कि नहीं है? संधि के लिए जरूर लोग कह रहे हैं कि संधि हो रही साहब। मैं भी बता देता हूँ, मान लेता हूँ आप लोगों की बात। इतर धन इतर, इतरेतर शब्द बन गया, गुण संधि होगी। यहाँ तक तो हमने मान ली। क्या समास हो रहा है? बताओ कौन समास है? समास बताओ कौन सा है इसमें? मेरा सवाल आपसे ही है, विग्रह नहीं करवा रहा हूं, केवल आप ये बता दे कि इसमें समास का कौन सा भेद है। तत्पुरुष समास है। कैसे? इतर का मतलब क्या होता है? वो इतर नहीं है, वो अलग है। मैं तो इस इतर का मतलब बता रहा हूं।
अन्य या अलग, अलग हो सकता है या अन्य हो सकता है इसका। तो इसमें अव्यय भाव समास भी होगा, क्योंकि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए। इतर प्लस इतर आ रहा है, दो शब्द आ रहे हैं ना, इतरा इतरेतर शब्द आ रहा है, इसमें दो किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है, तो उसमें कौन सा समास होता है, बीचों बीच, मंद मंद। लेकिन वहां विग्रह जब होगा तब इसका होगा इतर से इतर, क्योंकि अव्ययभाव समास का विग्रह करने का वैसे कोई निश्चित नियम नहीं है, लेकिन इतर से इतर हो सकता है, अव्ययभाव समास में चला जाएगा। दोनों का मतलब अलग अलग ही हो गए। हाँ, दोनों शब्दों का अर्थ सेम निकलेगा। नहीं नहीं, तो आप सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लें, कर्मधारय तत्पुरुष। पहले तो लिखा होगा आपने कारक से भिन्न आधार पर तत्पुरुष समास के भेद, और उसमें पहला लिखो आप कर्मधारय तत्पुरुष समास। कौन सा पढ़ेंगे, कर्मधारय तत्पुरुष समास। कर्मधारय तत्पुरुष समास। अब देखो इसमें कौन कौन से बिंदुओं के ऊपर ध्यान रखना है आपको, केवल पहचान आपको आनी चाहिए। तो पहली बात तो कौन से समास का उपभेद है, तत्पुरुष का, तो इसमें कौन सा पद प्रदान होगा, सेकंड पद प्रदान होगा। लेकिन हम नहीं पहचान पाएंगे कौन सा सेकंड और कौन सा पहला है। हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है जब थोड़ा सा एक आइडिया बैठ जाता है कि भाई हाँ इसमें पहले पद को प्रधानता दी गई है, दूसरे को दी गई है। लेकिन एक डायरेक्टली अगर हम बच्चों को पहली बार में ये कहें कि इसमें पहला पद प्रधान है दूसरा पद प्रधान है, उसके पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो कोशिश करता हूं इसको सरल बनाने की। तो कर्मधारय समास पढ़ने से पहले आपको विशेषण की नॉलेज होनी चाहिए। किसकी नॉलेज होनी चाहिए, विशेषण। आपको ये तो पता है कि समास में दो पद होना जरूरी है। कितने पद होना जरूरी, दो पद होना जरूरी है। तो इसमें अगर एक पद विशेषण तो दूसरा पद विशेष्य होना जरूरी है। या फिर हम ये कह सकते हैं जहां विशेषण विशेष्य का भाव होता हो, किसका, जहां विशेषण विशेष्य का भाव होता हो वहां कर्मधारय समास होता है। अब आधे विद्यार्थियों को तो यही पता नहीं है कि विशेषण क्या है, और कुछ को ये पता नहीं है विशेष्य क्या है। तो विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है ना, उसी को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और संज्ञा सर्वनाम को क्या कहते हैं, एक प्रकार से विशेष्य कहते हैं। विशेषण के द्वारा जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसी को क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। और आगे तो फिर देखो प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हो तो विशेषण टॉपिक पढ़ना पहला है। तो कर्मधारय की पहचान में मैंने पहला लिखाया आपको कि दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा लिखाया कि एक पद विशेषण होगा तो दूसरा पद विशेष्य हो सकता है, या आगे पीछे हो सकते हैं। पहले अगर विशेष्य आ गया तो बाद में विशेषण भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं केवल यहां पर पहचान में ये लिखाऊंगा कि एक पद विशेषण होगा तो दूसरा पद क्या होगा, पहला और दूसरा आगे पीछे हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, दोनों पद ही विशेषण हो सकते हैं। दोनों पद क्या हो सकते हैं, विशेषण हो सकते हैं। ये स्थिति हो सकती है, मतलब पहला पद भी विशेषण हो सकता है और दूसरा पद भी विशेषण हो। तो जब दोनों पद विशेषण होते हैं तो ऐसी स्थिति में भी कर्मधारय समास होता है। ओके, और पहचान क्या है कि एक पद उपमान हो और दूसरा क्या हो, उपमेय होता हो, तो उपमान उपमेय की स्थिति में भी कर्मधारय समास होता है। अब आदो को यही पता नहीं उपमान क्या है और उपमेय क्या है। इसका उल्टा भी हो सकता है, पहले उपमेय आ सकता है और बाद में उपमान आ सकता है। क्या आ सकता है, उपमेय और उपमान का जहां बोध होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। कुल मिला के बात ये है। अभी बताऊंगा, रुक जाओ, डब जाओ डब जाओ। अभी एक एक चीज को मैं बिल्कुल स्पष्ट करूंगा। लिखो तो सही कि इसको हम किस किस आधार पर पहचानेंगे। मोटा मोटा लिख लेता हूं, नहीं तो फिर बाद में घूमते रहोगे। जैसे मैं लिखाना चालू कर दूंगा ना फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, इसलिए मैं शॉर्ट में लिखना चाह रहा हूं पहले इसको एक बार। तो सेकंड पद प्रधान होता हो, एक पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य होता हो, और कई बार दोनों पद भी विशेषण हो सकते हैं, वहां पर भी कर्मधारय समास होगा। और उपमान उपमेय का भाव होता है, वहां पर भी क्या होगा, कर्मधारय समास। और इसका जब विग्रह करते हैं, क्या करते हैं, विग्रह करते हैं,
उस समय प्रयोग करते हैं हम है जो का। किसका प्रयोग करते हैं? है जो का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? है जो का। लेकिन जरूर नहीं हमेशा है जो का प्रयोग करें हम के समान का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका के समान का हम रूपी शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो कर्मधारय समास में विग्रह करते समय हमें कौन से शब्द का प्रयोग करना जरूरी है जो, के समान या फिर रूपी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको विग्रह रूप में ये मिलेंगे शब्द, रूपी मिलेगा, के समान मिलेगा, है जो मिलेगा। लेकिन जो संयुक्त शब्द होगा, जो मिला हुआ होगा, जिसको हम समास कहते हैं, सामासिक पद कहते हैं, समस्त पद कहते हैं, समास युक्त पद कहते हैं, उसमें आपको पहचानना होगा कि कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष्य है, कौन सा उपमान है, कौन सा उपमेय है। कई बार दोनों पद भी विशेषण हो सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आता है तो कुछ और उपसर्ग दिए हुए रहते हैं, उन उपसर्गों को देखकर हम ये पहचान लेते हैं कि भाई यहाँ पर कर्मधारय समास हो सकता है। जैसे सु, खुश, बद, जैसे बदबू, तो बदबू की विशेषता कौन बता रहा है? यहाँ पे बद उपसर्ग बता रहा ना। तो महा, ऐसे बहुत सारे उपसर्ग है। अगर ऐसे जो विशेषण का काम करने लग जाए, उन्हीं को ही हम एक प्रकार से उन उपसर्गों का भी प्रयोग किया जा सकता है यहाँ पर, तो ये इनकी पहचान हो जाती है। तो हम एक एक पहचान को लिखेंगे। उसके अलावा ध्यान रखना, जैसे एक शब्द होता है पीतांबर। क्या होता है? पीतांबर। तो इसका पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, या पीत है जिनके अंबर, ऐसे भी बन सकता है। पीत यानी पीला, अंबर मतलब वस्त्र। तो विशेषता कौन बता रहा है बताओ? अंबर की पीला बता रहा है। तो कहने का मतलब विशेषण विशेष्य का भाव आ रहा ना। तो यहां पर ये तो हो जाएगा विशेष्य, ये क्या हो जाएगा? विशेष्य, और ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको एक और बिंदु का ध्यान रखना पड़ता है कि इनका लिंग वचन समान होना चाहिए। लिंग और वचन समान होना चाहिए। जैसे एक शब्द काली मिर्च, क्या है? काली मिर्च। तो काला मिर्च नहीं कर सकते। मिर्च के अनुसार ही, विशेष्य के अनुसार ही उसका क्या आएगा? लिंग वचन आएगा। ध्यान रखना। जैसे महाराजा, महान है जो राजा, अब वहां पर उसको महती है जो राजा नहीं कर सकते हम। लेकिन महारानी, महती है जो रानी, वहां महती आएगा। महान का क्या होता है? स्त्रीलिंग, महती होता है। इसलिए चलो आगे हम चर्चा करेंगे अलग से। और फिर भी ध्यान रखना, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में भी अगर वो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लग जाए तो कोई जरूर नहीं वो कर्मधारय समास हो, वो अन्य समास में भी जा सकता है। और अन्य समास का मतलब है बहुव्रीहि समास में जाता है। किस में जा सकता है? बहुव्रीहि समास में भी जा सकता है। तो आप लिखो, जैसे मैं लिखा हूं पहचान, सबसे पहले पहचान लिखो आप। देखो, कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ध्यान देना, कर्मधारय समास के जितने भी उदाहरण है ना, इन्हीं पहचान के ऊपर टिके हुए होंगे। फिर बात मत कहना आप कर्मधारय समास हो नहीं रहे सर। पहचान में आलसीपना बिल्कुल भी मत दिखाना। कौन सा होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। आ जाओ। कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। लिख लिया? अब इसमें लिखो आप, जहां विशेषण विशेष्य का, जहां विशेषण विशेष्य का भाव होता हो वहां भी कर्मधारय समास होता है। वहां भी कर्मधारय समास होता है। क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। इसका मतलब क्या है कि एक पद विशेषण तो दूसरा पद क्या होना चाहिए? विशेषण। एक काम कर सकते हैं आप, ये जो आपने लिखा ना विशेषण विशेष्य का भाव होना चाहिए, इसके ऐसा कॉलम बना के ऐसा लिख दो। मतलब पहला पद विशेषण तो दूसरा पद क्या है? विशेष्य। अगर पहला पद विशेष है तो दूसरा क्या आएगा? विशेषण आएगा। ये लिख लो।
एक पद विशेषण तो दूसरा पद विशेष्य है ना, आगे पीछे हो सकता है। पहले विशेषण आ गया तो बाद में विशेष्य आएगा, पहले विशेष्य आ गया तो बाद में क्या आएगा, विशेषण आएगा। ध्यान नोट, विशेषण विशेष्य का लिंग वचन समान होना चाहिए। विशेषण और विशेष्य का लिंग वचन समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मतलब जैसे अगर विशेष से पुंलिंग है तो विशेषण भी क्या होगा, पुंलिंग होगा। अगर स्त्रीलिंग है तो एक वचन में है तो ये भी किस में आएगा, एक वचन में आएगा। ध्यान रखना। लिख लिया आपने यहां तक। अगला फैक्ट लेके आप, जहां दोनों पद विशेषण होते हैं वहां भी कर्मधारय समास हो सकता है। जहां दोनों पद विशेषण होते हो वहां भी कर्मधारय समास हो सकता है। सुनना मेरी बात, आई से शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसी को ही क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और इस विशेषण के द्वारा जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसी को ही क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। नोट डाल के लिख लो। आई से शब्द लिखो, सब लिखो विद्यार्थियों, लिखते रहो, आलस मत करो। आई से शब्द जो संज्ञा, संज्ञा बोलते हैं सामान्यतः ना, संज्ञा ऑब्लिक सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हो उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तथा विशेषण के द्वारा, विशेषण के द्वारा जिन संज्ञा ऑब्लिक सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। अच्छा, कोई सा भी एग्जाम दे लेना, बाहर नहीं जाएगा। 80 से 90%, 100% नहीं कह सकता। जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, जो कंटेंट आपको दे दिया, उससे बाहर 80 से 90% उसी में से आने वाला है। बाकी 10% आप अपने स्तर पे देख सकते हैं, स्वतंत्र आप। देखो मैंने लिखा लाल गाड़ी, क्या लिखा है। अब देखो गाड़ी शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया बताओ। संज्ञा है, ओके। अब यहां गाड़ी की विशेषता कौन बता रहा है बताओ, लाल। तो जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, विशेषण बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। और किसकी विशेषता बता रहा है ये, गाड़ी की, संज्ञा की। तो संज्ञा शब्द को हम क्या कह सकते हैं, यहां पर विशेष्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विशेष्य कह सकते हैं। तो लिख लो इस उदाहरण को, लाल गाड़ी। और इसका अगर हम कर्मधारय समास के अनुसार अगर इसका विग्रह करें तो क्या होगा, लाल है जो गाड़ी, क्या हो जाएगा विग्रह इसका। लेकिन अभी मैं विग्रह नहीं करवा रहा हूं, विग्रह बाद में करवाऊंगा सारे। मैं केवल अभी पहचान पहचान लिखवा रहा हूं। तो समझ में आ गया आपके। देखो
एक पद विशेषण तो दूसरा क्या हो सकता है, विशेष्य हो सकता है, या आगे पीछे हो सकते हैं। जरूर नहीं है कि पहला पद हमेशा विशेषण ही आएगा, दूसरा पद भी विशेषण हो सकता है। दूसरा पद अगर विशेषण है तो पहला पद स्वतः ही क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। तो आपने लिख लिया ना, जहां पे विशेषण विशेष्य का भाव होता हो वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास होगा। जहां दोनों पद विशेषण होते हो वहां भी कर्मधारय समास होता है। ये बात भी लिख ली क्या आपने? ओके। अब हम लिखेंगे जहां उपमान उपमेय का भाव होता हो। किसका? लिखो, जहां उपमान उपमेय का भाव होता हो वहां भी कर्मधारय समास होता है, वहां भी कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है जहां उपमान उपमेय का भाव होता हो। अब कुछ विद्यार्थी, अब सुनना, इसको आप ऐसे लिख लेना, मतलब उपमान पहले आ गया तो बाद में क्या आएगा, उपमेय, और उपमेय पहले आ गया तो उपमान क्या आएगा, बाद में आएगा। लिख लो इस स्थिति को, दोनों रूप हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। लिख लिया? अब समझाना पड़ेगा भाई। उपमान और उपमेय क्या होता है? सुनना मेरी बात, जिससे तुलना की जाती हो उसे क्या कहते हैं, उपमान। और जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। लिख लो इस, जिससे तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं, उपमान। और जिसकी तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं, उपमेय। जैसे एक शब्द लिखा है मैंने आपके सामने, सामासिक पद लिखा है पूरा, दो पद है इसमें, एक तो चंद्र और एक मुख। तो बताओ, पहली बात तो इस चंद्रमुख शब्द में आपको ये छाटना आना चाहिए कि इसमें कौन सा तो उपमान है और कौन सा उपमेय है। बताओ, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ बहन जी, आप बताओ, जो चंद्रमुख हमने लिखा है शब्द, इसमें उपमान और उपमेय बता दो मुझे। हाँ, उपमान कौन सा है इसमें? मैंने लिख रखा ऊपर कि उपमान किसे कहते हैं, जिससे तुलना की जाती हो, और जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय है। चंद्रमा क्या है, उपमान। और मुख क्या है, जरूर नहीं है इन्होंने सही बताया हो। हाँ बहन जी, उपमेय, हाँ, उपमान। हाँ आप बताओ, मतलब आपने उसका समर्थन किया है और आप उसके खिलाफ बोले हो। हाँ बोलो, ये क्या है? हाँ, समझ में नहीं आया? चलो कोई बात है। हाँ प्रियंका बहन जी बताओ। हाँ, सर पल्ले ही नहीं पढ़ा यूं। हाँ तो बताओ। अच्छा, चंद्र की तुलना की जा रही है, मतलब मुझे ये बताओ, मुझे मतलब नहीं किसकी किससे तुलना हो रही है, मुझे तो ये बताओ उपमान कौन सा और उपमेय कौन सा है इसमें। चंद्र मतलब आपने सुनीता बहन जी का समर्थन किया है, ठीक है। हाँ बताओ। हाँ, हाँ, सेम क्या? हाँ बोल बोल बोल। हाँ, हाँ भाई उधर पीछे, कौन सा? मुख उपमेय और चंद्र, हाँ, पल्ला पड़ा कुछ? हाँ, ये कौन सा, बोलो आप। चंद्र उपमेय और मुख उपमान। हाँ, हाँ,
मतलब आपने भी सुनीता का समर्थन किया, आप सुनीता के समर्थक हो। अच्छा, पीछे उधर। हाँ, मतलब दो धड़े हो गए इसमें, कुल मिला के बात ये है। तो देखो बंधु, मुख जैसा चांद नहीं हो सकता, चांद जैसा मुख हो सकता है। ये भी तो देखो ना आप। हाँ, अरे कैसे लेके देख लो आप। तो भाई आपके मुख की तुलना चांद से की जा सकती है, लेकिन चांद की तुलना आपके मुख से नहीं की जा सकती है। ये भी तो देखो आप। चलो कोई नहीं। अब ध्यान देना, उपमान और उपमेय, पहले उपमान हो और बाद में उपमेय हो। पहले उपमेय भी हो सकता है और बाद में उपमान भी तो आ सकता है। जैसे ये शब्द हमने लिखा है, तो हम मुखचंद्र भी तो लिख सकते थे इसको, मुखचंद्र भी लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या, मुख क्या है यहां पर, उपमेय है, और चंद्र क्या है, उपमान। तो जब इसका विग्रह करते हैं ना हम, जहां उपमान उपमेय का भाव होता है, वहां विग्रह करते समय हम सामान्यतः के समान का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, के समान का प्रयोग करते हैं। अब बताओ इसका विग्रह क्या होगा। चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, इसका विग्रह क्या होगा। आज जबरदस्ती है जो ला रहे हो। जब मैं कह रहा हूं उपमान उपमेय का भाव होता है, वहां पर के समान का प्रयोग कर सकते हो आप। तो यहां बनेगा मुख चंद्र के समान। बातें नहीं। अब देखो, हमने दो प्रकार से विग्रह किया। उसमें के समान एक बार तो वाक्य के कहा आया है, अंत में आया है, और एक बार के समान कहा आया है, बीच में आया है। तो विद्यार्थियों, पहले उपमान और बाद में उपमेय आता हो तो के समान कहाँ आता है, बीच में आता है। और पहले उपमेय बाद में उपमान हो तो के समान कहाँ आता है, अंत में आता है। ध्यान रखना। एक लिखिएगा, मैं जैसे लिखाता हूं, यहां तक लिख लिया ना आपने, उपमान उपमेय का भाव होता हो। अब आप लिखो, कर्मधारय समास में विग्रह करते समय, कर्मधारय समास में विग्रह करते समय विग्रह करते समय है जो अल्प विराम यानी कोमा, अरे बहन जी, है जो के बीच में कोमा नहीं आता। मैंने कोमा देखो कहाँ लगा रखा है। हाँ, है जो लिख लिया आपने, कोमा के समान, कोमा रूपी का प्रयोग किया जाता है, रूपी का प्रयोग किया जाता है। लिख लिया ना। चलो मैं इसको शॉर्ट में कर देता हूं। देखो, उपमान उपमेय की स्थिति में के समान मध्य में आता है, तथा उपमेय उपमान की स्थिति में के समान अंत में आता है। उपमान उपमेय की स्थिति में के समान कहाँ आएगा, मध्य में आएगा। और उपमेय उपमान की स्थिति में के समान कहाँ आएगा, अंत में आएगा। लिख लिया आप लोगों ने।
इसका आप चाहो तो ये उदाहरण लिख सकते हो, चंद्रमुख और मुख चंद्र, जिससे स्पष्ट हो जाएगा भाई बीच में आ रहा है कि अंत में आ रहा है। मुख चंद्र का मतलब तो क्या करोगे, विग्रह मुख चंद्र के समान, लेकिन चंद्रमुख लिखा जब क्या लिखोगे, चंद्र के समान मुख। और बहुत बारीक बारीक बातों का ध्यान रखना होता है, हिंदी है, इतिहास नहीं है। इतिहास में तो चलता है सब। हो गया। अब देखो, कुछ उपसर्ग भी प्रयुक्त होते हैं इसमें पहचान में। देखो, निम्नलिखित उपसर्ग आने पर भी कर्मधारय समास हो सकता है। निम्नलिखित उपसर्ग आने पर भी कर्मधारय समास हो सकता है। तू, शत, महा, खुश, पद, बहु, दुर, दुस, कु, का, कद, तय, श्रेष्ठ, मंद, तीव्र, अल्प, परम, पूर्ण। ऐसे लिखना था। निम्नलिखित उपसर्ग शब्द या शब्दांश आने पर भी कर्मधारय समास हो सकता है। चल जाएगा वैसे, कोई दिक्कत वाली। निम्नलिखित क्या लिखा है, बोलना वापिस। निम्नलिखित उपसर्ग ऑब्लिक शब्द ऑब्लिक शब्दांश। अब इतना सब कुछ लिख लिया हमने इसकी पहचान में। इसकी पहचान में, कर्मधारय समास में। अब ये सारी पहचान जहां उपमेय उपमान का भाव होता हो, या विशेषण विशेषण का भाव होता हो, विशेषण विशेष्य का भाव होता हो, या फिर ये निम्नलिखित उपसर्ग आ जाते हैं, वहां पर कर्मधारय समास होता है, सेकंड पद प्रदान होता है यहाँ पर। उसके बाद भी अगर कोई शब्द किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए तो वहां पर जरूर नहीं है कर्मधारय समास हो, वहां पर बहुव्रीहि भी हो सकता। देखिएगा, कर्मधारय समास का कोई सामासिक पद, कोई सामासिक पद यदि किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वहां बहुव्रीहि समास होगा। वहां कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास होगा। फिर भी विकल्प के अनुसार निर्णय ले। किसके अनुसार, तो वहां पे विकल्प कैसे आए हैं, सर ने कहा था कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों मिल जाए तो आप क्या कर देना, बहुव्रीहि कर देना। गलत हो जाएगा फिर। देखो,
जैसे मैं एक शब्द लेके आया हूं आपके सामने, आपसे पूछा जाए पीतांबर शब्द में कौन सा समास है, आप कर्मधारय बता देना। क्या बता देना? कर्मधारय बता देना। इस पीतांबर शब्द में बहुव्रीहि भी हो सकता है। कौन सा हो सकता है? बहुव्रीहि भी हो सकता है। और दोनों आ जाए तो प्रथम वरीयता किसको देंगे हम? बहुव्रीहि को देंगे। यहां तक तो ठीक है, लेकिन मैं एक वाक्य बोल रहा हूं, रमेश आज देखो, पीतांबर शब्द विष्णु भगवान के लिए रूढ़ हो चुका है। किसके लिए रूढ़ हो चुका है? नहीं तो फिर कृष्ण भगवान के लिए। अगर हम इसको क्रमधारी के अनुसार इसका विग्रह करते हैं तो इसका टुकड़ा होता है पीत है जो अंबर। अंबर का मतलब यहां वस्त्र से लिया गया है, और पीत का मतलब पीला से लिया गया है। पीला रंग होता है ना, पीला रंग से लिया गया है। ओके, अब ध्यान देना, यहां पर जो विग्रह होगा वो अलग टाइप से होगा। क्या होगा यहां पे विग्रह? पीत है जो नहीं, जिनके या जिसके, जिनके अंबर, अर्थात भगवान विष्णु या कृष्ण भगवान के लिए पीतांबर शब्द रूढ़ हो चुका है। दूसरी बात, अब वो कह रहा है तो पीतांबर शब्द में कर्मधारी भी हो सकता है, बहुव्रीहि भी हो सकता है। दोनों आ जाए तो प्रथम वरीयता किसको देते हैं हम? बहुव्रीहि को देते हैं। इतना तो समझ लिया हमने। फिर भी मैंने लिखा है विकल्प के अनुसार निर्णय ले आप। रमेश आज पीतांबर पहनकर आया था, और रेखांकित करके किसके दे रहा हूं? अब बताओ, पीतांबर शब्द में कौन सा समास है? चार विकल्प सुनना। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। देखो, मैं खुद कह रहा हूं आपसे कि पीतांबर शब्द में कर्मधारय समास होता है। कौन सा होता है? और कर्मधारय ना मिले तो बहुव्रीहि होगा। कौन सा होगा? लेकिन कभी कभी चार विकल्प ऐसे आ जाते हैं जिसमें कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों एक साथ दे देते हैं, तो प्रथम वरीयता हम किसको देते हैं बताओ? बहुव्रीहि को देते हैं। लक्ष्मी बता, रमेश आज पीतांबर पहनकर आया, पीतांबर शब्द में कौन सा समास होगा बताओ? कर्मधारय हो सकता है, बहुव्रीहि भी हो सकता है, और दोनों आ जाए तो प्रथम वरीयता किसको देते हैं हम? बहुव्रीहि को। वेरी गुड, आप बताओ बहन जी। बहुव्रीहि। आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, पीछे तीनों बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। देखो, रमेश आज पीतांबर पहन के आया। पीतांबर मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र। आज रमेश पीले कपड़े पहन के आया है, तो ये उस पीले कपड़े पहन के आया उसको विष्णु भगवान कहेंगे क्या? तो वो तो केवल अकेला शब्द आता है ना, तब के अनुसार हम बताते हैं कि भाई पीतांबर शब्द में कर्मधारी और बहुव्रीहि होता है। बहुव्रीहि दोनों आ जाए तो प्रथम वरीयता हम बहुव्रीहि को देते हैं। ध्यान, जब भी तो लिखा है मैंने नोट है। दोनों ऑप्शन आए तो ऐसी स्थिति में शब्द शब्द में विकल्प के अनुसार निर्णय ले। चार ऑप्शन से मतलब नहीं, नहीं आप समझे नहीं इस चीज। चलो, हाँ, तो विकल्प के अनुसार निर्णय ले लिया आपने? नहीं नहीं नहीं, गलत। नहीं, गलत, गलत बात, गलत बात, गलत। चलो आप लिख लो इसको एक बार, ऐसे कैसे? गुड मॉर्निंग। कैसे लिखना? सबसे पहले लिखो पीतांबर शब्द, और इसका विग्रह करो पीत है जो अंबर। पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर। ठीक है, पीत का मतलब ब्रैकेट में लिख लो पीला, और अंबर का मतलब क्या लिख लो? वस्त्र। तो इसमें कर्मधारय समास है। ये किसका उदाहरण हो गया?
कर्मधारय का हो गया। और दूसरा लिखो वापिस पीतांबर, और इसका विग्रह करो। पीत है जिनके अंबर, पीत है जिनके अंबर, पीत है जिनके अंबर, अर्थात विष्णु यश कृष्ण भगवान। और यहां लिख लो आप बहुवीरी समास। यहां किसके अनुसार विग्रह किया मैंने? ये बहुवीरी के अनुसार किया। और ये भी लिख ले, रमेश आज पीतांबर पहनकर आया है, तो पीतांबर शब्द को रेखांकित करेंगे तो फिर बहुवीरी भी विकल्प में यहां पर, लेकिन प्रथम वरीयता किसको देंगे हम? कर्मधारियों को देंगे यहां पर। यहां कर्मधारी जाएगा राइट आंसर। कर्मधारी जाएगा, बहुवीरी विकल्प में है फिर भी। ट्यूशन ही मान लो ये तो मेरा आप, ये तो क्या हो गया एक प्रकार से ट्यूशन ही है। लिख लिया, रमेश आज पीतांबर पहनकर आया था। तो इस वाक्य में जो पीतांबर शब्द दिया हुआ है, पद बोलते हैं इसको वैसे तो, पद जो दिया हुआ है इसमें कौन सा समास है? अव्यय भाव कर्मधारय बहुव्रीहि द्वंद्व। तो इसमें हम किसको प्रथम वरीयता देंगे? कर्मधारियों को देंगे, ध्यान रखना। अब रुकना, मेरी बात लिख लिया सभी ने यहां तक? अभी रुको 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 रुको, एक क्वेश्चन और लिखा देता हूं। देखो पीतांबर सामासिक पद में समास है, विकल्प दे देता हूं। अव्यय भाव लिखते रहना, तो बाद में समझ नहीं दूंगा। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। वापिस विकल्प, क्वेश्चन सेम, विकल्प चेंज। अव्यय भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। अव्यय भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। क्वेश्चन सेम, विकल्प चेंज। द्वंद्व समास, द्वंद्व नहीं लिखूंगा, कर्मधारय लिखता हूं। कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, सब कुछ आने के बाद में केवल विकल्प के ऊपर डिपेंड करता है। बताओ।
इसका आंसर क्या किया आपने? इसमें देखो बहुवीरी विकल्प नहीं, केवल क्रमधारी राइट है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? क्रमधारी विकल्प में ही नहीं है। अब लेकिन इसमें क्रमधारी और बहुवीरी दोनों आ गया, तो प्रथम वरीयता किसको दोगे? तो अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कर्मधारियों को दी थी, वो सिचुएशन अलग थी। अब आप बहुवीरी को देंगे यहाँ पे, और इसमें देखो कर्मधारी और बहुवीरी और विकल्प देखो, फिर आप दोनों, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, यानी कि ए और बी दोनों सही है, और थोड़ी विकल्प, यही क्या? हाँ ठीक है, तो 4 क्वेश्चन बन गए इसमें, और ठीक है ना। तो अब वे सॉरी क्रमधारी समास की जो पहचान थी वो लगभग पहचान मैंने आपको लिखा दी है। अब उदाहरण बाकी इसके, तो उदाहरणों के ऊपर कल प्रैक्टिस करेंगे। आज अपना कर्मधारय समास नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। धन्यवाद विद्यार्थियों, कल चर्चा करते हैं।